इंसान कब और कैसे इस धरती पे आया और साइंटिस्ट हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है और जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है, और आप इन दोनों में से किसको सपोर्ट करते हैं और क्यों? दैट्स द क्वेश्चन। एक कहानी मज़हब की है और एक कहानी साइंस की। यस, कोशिश करते हैं जल्दी से इसको सिंपल रखते हैं। वैसे ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यस, साइंस कहती है कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसे वो बिग बैंग कहते हैं 13.9 बिलियन ईयर्स अगो। एक बिग बैंग हुआ जिससे यूनिवर्स क्रिएट हो गई। यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारी वो क्रिएट हुई, और उस यूनिवर्स के अंदर फिर जो है वो बहुत सारे जो है पत्थर फैल गए, और उन पत्थरों को आप प्लैनेट भी कह सकते हैं। कुछ बड़े थे, प्लैनेट थे, और कुछ छोटे थे तो वो प्लैनेट नहीं थे। सो वो जो प्लैनेट्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक फिक्स्ड गैलेक्सी में पहुंच गए, और उस गैलेक्सी से फिक्स किसी सोलर सिस्टम में पहुंच गए, और सोलर सिस्टम में पहुंचने के बाद ही वो प्लैनेट बनता है। कोई भी पत्थर जब तक किसी सोलर सिस्टम का हिस्सा ना बने वो प्लैनेट। तो कहते हैं कि जो हमारा अर्थ है इसे काफ़ी बिलियन ईयर्स लगे, और आज से 4.5 अरब साल पहले 4.5 बिलियन ईयर्स अगो ये जो अर्थ है वो अपनी सही जगह पे पहुंच गया। ये एक पत्थर था, अपने राइट सन के पास पहुंच गया। सोलर सिस्टम पता है क्या होता है? व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम इज सन प्लस प्लैनेट्स। सूरज जो उसके सैयारे होते हैं वो मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो अपने सोलर सिस्टम के पास पहुंचा 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और कहते हैं बहुत गर्म हुआ करता था सूरज की वजह से। लेकिन जिस कुदरत वाले ने दुनिया बनाई उसी कुदरत वाले ने जो है ना इसके ऊपर केमिकल्स की बारिश करके इसे बर्फ़ कर दिया। आग से बर्फ़ हुआ, फिर कहते हैं फिर आग, क्योंकि सूरज तो था तो एवापोरेशन हुई, वो बर्फ़ एवापोरेट होके ऊपर जब वेपर्स बने ना, वेपर्स जाके रुक गए एक जगह पर। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया था कि रुक जाए, तो वेपर्स रुकते गए, तो वो उन वेपर्स में कुछ गैसेस भी थी। तो कहते हैं कि वो अर्थ से थोड़ा सा दूर ना एक लेयर बन गई, उसे कहते हैं हम एटमॉस्फेयर। और फिर वो एटमॉस्फेयर से जो है वो जो वेपर्स थे, कुछ वेपर्स जो है वो क्लाउड्स की शक्ल में थे, फिर बारिश हुई और फिर पानी आया, ठीक है। फिर जब ज़्यादा बारिश हुई तो ज़्यादा पानी आया, और फिर पूरी दुनिया पे पानी हो गया। मतलब पूरी दुनिया का आज देखें कितना, आपको पता है दुनिया के ऊपर 2 चीज़ें, पानी और क्या, ज़्यादा क्या है? 71% और 29% लैंड है। तो वो 71% जो वाटर है वो उन बारिशों के नतीजे में कायम हो गया। ये तो हो गया 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। लेकिन कहते हैं इस सारी कहानी के अंदर जो पानी था, उस पानी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो गए, कुदरत ने किए। ये भी उन केमिकल रिएक्शंस, अब आप कहेंगे कुदरत, सर साइंस कुदरत को मानती है क्या? यस, साइंस बिलीव इन नेचर के नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल फिनोमेना का मतलब है कि जो ऑटोमेटिक हो रहा है, वो कहते हैं ऑटोमेटिक हो रहा है। सो इस कहानी को हम कंपेयर करेंगे। तो पानी के अंदर कहते हैं कि एक रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन के नतीजे में एक ऐसी चीज़ बन गई जिसे हम लिविंग कहने लगे। लिविंग थिंग क्या होती है? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में फ़र्क यह है कि लिविंग थिंग जो है वो ग्रो कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है। रिप्रोड्यूस सबसे मेन फीचर ये है कि लिविंग थिंग अपनी जैसी दूसरी बना सकती है। सो पहले सब कुछ नॉन लिविंग था दुनिया में, लेकिन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, आज से 3.5 अरब साल पहले पहली लिविंग थिंग बनी। और उस पहली लिविंग थिंग से लेकर कहते हैं आज से जो है वो 2 लाख साल पहले पहला होमो सैपियन बना, हम जैसा इंसान। अच्छा, इंसानों के बारे में बताऊं, जो ह्यूमन वर्ड है, ह्यूमन वर्ड का मतलब होता है इंसान। सो हम होमो सैपियंस जो हैं ये अकेले इंसान नहीं थे शुरुआत में। सबसे पहली जो स्पीशी आई है वो है कोई 20 मिलियन ईयर्स अगो आई, मतलब कोई 20 मिलियन, 2 करोड़ साल बनते हैं। 2 करोड़ साल पहले कहते हैं पहले इंसानों जैसे, हम जैसे दिखने वाले इंसान आए, हम जैसे इंसान। होमो सैपियन नहीं थे वो, होमो इरेक्टस थे। तो होमो इरेक्टस आते 2 करोड़ साल पहले, फिर होमो इरेक्टस के बाद दूसरी इंसानों जैसी स्पीशीज़ आती हैं। लेकिन जो बिल्कुल हम जैसा इंसान है, होमो सैपियन, वो कहते हैं सर आज से 2 लाख साल पहले। अब ये बात जो है साइंटिफिक है, क्योंकि हमें एक इंसान की हड्डियाँ मिली हैं जो 2 लाख साल पुरानी है। हो सकता है इससे पुराना भी इंसान हो, लेकिन हड्डियाँ जो सबसे पुरानी मिली हैं वो वही मिली हैं, और वो कहाँ मिली? अफ्रीका में। इसका मतलब है कि सबसे पुराने इंसान कहाँ पर थे? तो अब सर सवाल ये कि इंसान आए कैसे? एक्चुअल में कहते हैं कि जो पहला लिविंग थिंग बना था वो बैक्टीरिया था पानी के अंदर। उस बैक्टीरिया को साइंस कहती है इवॉल्व हुआ। वो इवॉल्व कहते हैं चेंज होने को, बहुत स्लो जो चीज़ चेंज होती है। तो कहते हैं बैक्टीरिया इवॉल्व हुआ दूसरे एनिमल्स में, दूसरे जो है स्पीशीज़ में, फिर वो चेंज होते होते एनिमल्स बने, प्लांट्स बने, एव्स बने, फिर उसमें मछली बनी, सब चीज़ बनी। आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान होमो सैपियन भी बन गए। ये अगर इसको सारे को काउंट करें तो उसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। तो आज से 2 लाख साल पहले इंसान अफ्रीका आया, और अफ्रीका के बाद कहते हैं कि इंसान ने माइग्रेशन की, क्योंकि अल्लाह कहते हैं इंसान को जो पैदा किया गया ना, तो इंसान के अंदर एक नेचुरल एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश थी, और उसकी ज़रूरियात भी जो है वो पूरी नहीं हो रही थी, खाने पीने की अशिया। क्योंकि वो कैसे पहले खाता पीता कैसे था इंसान? शिकार करके, बकरियां भेड़ें पकड़ के उन्हें। ये जो एग्रीकल्चर सिस्टम है ना बहुत बाद में आया है।
आप आज जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, एग्रीकल्चरल दुनिया है। एग्रीकल्चरल दुनिया समझते हैं? ज़मीन पे जो है वो बीज बोया जाता है। वो एग्रीकल्चरल दुनिया से पहले पता है क्या होता था? पहले का जो निज़ाम था वो था कि आप सिंपली जो है वो भेड़, बकरियां और इस तरह की चीज़ें, मुर्गी, उनकी फार्मिंग करते थे। ये आज भी होती है, लेकिन पहले सिर्फ ये होती थी, एग्रीकल्चर नहीं था। तो वहाँ से कहते हैं कि इंसान जो है जब उसको खाने की ज़रूरत पड़ी, शिकार नहीं मिला या कोई उस पर हमला हुआ या और कोई रीज़न था, अफ्रीका से पहली दफ़ा जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुई वो एशिया आया इंसान। और एशिया में भी आपको जान के हैरानी होगी, सबसे पहला जो इंसान सेटल हुआ है एशिया में वो साउथ एशिया में हुआ है, जहाँ हम बैठे हुए हैं। तो अगर कहीं पे भी कोई डिस्कशन होती है तो आपको बात पता होनी चाहिए कि आउट ऑफ अफ्रीका इंसान सबसे पहले साउथ एशिया आया। फिर इंसान ने जो है साउथ एशिया से फिर आहिस्ता आहिस्ता चीन भी गया, वो फिर रशिया भी चला गया, फिर यूरोप चला गया। ठीक है, ये 50,000 साल पहले। वो फिर वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जुड़ा हुआ था ज़मीनी तौर पे, पहले ऑस्ट्रेलिया भी चला गया आज से 50,000 साल पहले इंसान। फिर जो है उसने एक रास्ता ढूंढ निकाला पीछे से, जो है रशिया से होते हुए जो है स्ट्रेट है हमारी, उस स्ट्रेट को पार करते हुए इंसान नॉर्थ अमेरिका पहुंच गया 15,000 साल पहले, और फिर साउथ अमेरिका भी। तो इस तरह से कहते हैं इंसान पूरी दुनिया में फैल गया। और पहली तहजीब जो इंसान ने बनाई वो थी आज के इराक और शाम के करीब। ये दो दरिया थे, एक दरिया है नहर फरात और दूसरा दजला, ठीक है, जैसे टाइग्रिस कहते हैं। तो ये इन दो दरियाओं के बीच में ना एक मुल्क बनाया, जिसे कहते हैं, उस टाइम नाम दिया गया मेसोपोटामिया। ठीक है, यहाँ पे ना सुमेरियन तहजीब रहती थी, उनकी लैंग्वेज भी सुमेरियन लैंग्वेज थी। ये पहली दुनिया की तहजीब थी। तहजीब को सिंपली ये समझ लें कि ऐसी जगह जहाँ पे लॉज हो। सिविलाइजेशन इज अ सिविलाइज्ड प्लेस। दो तरह की जगहें होती थी पहले, एक होती थी बारबेरियन सोसाइटी और एक होती थी सिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड और सिविलाइज्ड। ठीक, अनसिविलाइज्ड में क्या होता था? जंगली निजाम होता था, कोई कानून नहीं था। और एक जगह था सिविलाइजेशन, जहाँ पे लॉज हुआ करते थे। तो पहले आप कहेंगे सर इंसान तो अफ्रीका में आया पहले, तो पहला जो मुल्क था वो एशिया में क्यों कायम हुआ? तो इसका जवाब यही है कि ज़रूरत, जब इंसान को ज़रूरत पड़ी। ठीक है ना, अफ्रीका में उन्हें लॉज की ज़रूरत नहीं थी, उनका गुजारा हो रहा था, खाना पीना मिल जाता था वक्त से। ये बात समझिएगा। अगर आपको लगता है ना कि लॉज इसलिए आए हैं कि वो ऑटोमेटिकली आ गए, नहीं, लॉज ज़रूरत की वजह से है। हमें लॉज की ज़रूरत, आपको अगर लगता है ना कि हम मुल्क में बिला वजह लॉज फॉलो करते हैं, लॉज फॉलो नहीं करेंगे तो मुल्क का गुजारा ही मुमकिन नहीं। आप देखें ना क्या हालत की हमने अपने मुल्क की। बड़ी अफ्रीका में इस तरह की ज़रूरत नहीं थी, इराक में। अच्छा, फिर सर इराक के बाद जो है दूसरी तहजीब मिस्र में कायम हुई, अफ्रीका। और तीसरी तहजीब फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, और चौथी तहजीब चाइना। ये चार पुरानी तहजीबें हैं जो इंसान ने बनाई। तो 2 लाख साल पहले आने वाला इंसान, उसने आज से कोई 6 से 7 हज़ार साल पहले पहली तहजीब बनाई। ठीक है, मेसोपोटामिया, और फिर इस मिस्र, फिर जो है वो सिंध और चीन। ठीक है, तो मेरा यही सवाल था जिसका आप पहले ही जवाब दे चुके हैं कि सिविलाइजेशन क्या है और मेजर सिविलाइजेशन कौन सी हैं, दैट वी हैव आंसर्ड नाउ। अच्छा, तो अब मज़हब क्या कहता है? पहली बात ना कि मज़हब ना साइंस की तरह स्टोरीज़ नहीं बताता। हाँ, मज़हब में जो स्टोरीज़ आई हैं वो हैं बिल्कुल, वो कुरान पाक में बेशुमार स्टोरीज़ आई हैं और बेशुमार सवालात जो हैं वो रसूलुल्लाह से किए गए और उनके जवाब में बहुत सारी हमें चीज़ें मिली। तो मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू, पहली बात ये कि दुनिया में मुख्तलिफ मज़हब हैं और हर मज़हब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और आप ये नहीं कह सकते कि सारे मज़हबों का पॉइंट ऑफ व्यू सेम है। नो, क्रिएशन का जो प्लान है वो कहता है वो क्रिएशन का। अच्छा, मैं इस पे जो जवाब दूंगा ये समझिएगा कि इस्लाम कहता है कि ये एवोल्यूशन की थ्योरी में इस्लाम बिलीव नहीं करता कि बैक्टीरिया से हज़रत आदम तक का सफ़र नहीं। इस्लाम का सिंपल ओपिनियन है कि जो है वो हर स्पीशी को पेयर्स की सूरत में पैदा किया गया। इसका मतलब है कि हज़रत आदम और बीबी हवा को डायरेक्टली जो है वो भेजा गया, एक स्पीशी को भेज दिया गया यहाँ पर, क्रिएट एक स्पीशी की सूरत में किया गया। ओके सर, दैट क्रिएशन हो गई एक पेयर की सूरत में। सिर्फ हज़रत आदम को नहीं, मुर्गा मुर्गी भी साथ में एक पेयर बना, बकरी और बकरे का भी एक पेयर बना, और फिर वो भेजा गया आहिस्ता आहिस्ता। वो पेयर्स जब आए तो उन्होंने फिर रिप्रोड्यूस किया। तो पहला जो है वो ओरिजिनल पेयर जो है वो क्रिएट हुआ है बाय द क्रिएटर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, अगर आप पूछेंगे सर मैं कैसे सपोर्ट करता हूँ, तो मैं सिंपली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करता हूँ, और उसकी लॉजिक क्या है। अल्लामा इकबाल से भी किसी ने पूछा कि अल्लामा साहब आप ये बताएं कि आपके कुरान में एक वाक़या आया है मिराज का, और वो कहते हैं कि आपका नबी जो है वो चंद लम्हों में 7 आसमान पार करके जो है वो क्रिएटर से मिल के वापस आ गया। आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, आपने इतनी दुनिया देखी है, ये क्या पॉसिबल है? ऐसी ये तो एक कहानी हो सकती है सिर्फ, जैसे जो है वो कहानियां हैं बहुत सारे मज़हबों में, सिर्फ कहानियां।
अल्लामा इकबाल ने ना जवाब में शेर कहा और कहा कि तू माने व नज्म न समझा तो अजब क्या, तू माने व नज्म न समझा तो अजब क्या, है तेरा मद्दो जज़र अभी चांद का मोहताज। तेरी सारी रिसर्च अभी चांद पे चल रही है, मुझे क्या पता सात आसमान क्या है। इंसान उस वक्त जो है ना रिसर्च चल रही थी, ये 1928-30 की बात है, इंसान उस वक्त तक मून पे भी लैंड नहीं किया था। तो उन्होंने कहा अभी तो तू चांद पे पहुंचेगा, फिर पहले आसमान को डिस्कवर करेगा, फिर दूसरा, जब साइंस जब तक पहुंचे तो साइंटिफिक व्यू को मान लेना। अच्छा याद रखिएगा, कभी भी साइंटिफिक व्यू को 100%, साइंटिस्ट खुद नहीं कहते ये 100% करेक्ट है। कोई भी एवोल्यूशन की 10 तो थ्योरियां मैंने पढ़ी हैं, वक्त के साथ साथ बदलती जाती है। हर बंदे ने कहा कि एवोल्यूशन नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हुआ, ऐसे नहीं है। हो सकता है कि आने वाले वक्तों में हम और आप ना रहें, लेकिन एक थ्योरी आ जाए नहीं एवोल्यूशन वाकई ऐसे हुआ है कि इंसान पैर में आया है। तो हम कौन होते हैं कि हम अल्लाह की बात को चैलेंज कर लें, चाहे हम साइंसदान ही क्यों ना हो। मुझे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा ठीक लगता है। अच्छा, जिसने दुनिया बनाई है उसे ही बेहतर पता है कि कैसे बनाई है तो मैं उस ओपिनियन पर ठीक बिलीव करता हूँ। एवोल्यूशन थ्योरी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आप एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं तो आपका अपना ईमान चला जाएगा। तो मैं तो नहीं कर सकता अफोर्ड, क्योंकि एक मुसलमान के लिए पढ़ना सब ज़रूरी है, मगर अपना ओपिनियन रखना जो है उन मामलात में जहाँ पे अल्लाह ताला की क्लियर जजमेंट आ जाए, जिस बारे में अल्लाह ने क्लियरली कुछ कह दिया हो ना। मिसाल तो अल्लाह ने कहा कि इया का नाब दो वैया का नस्ताईन, सिर्फ मैं ही इबादत के लायक हूँ। और अगर आप में से कोई कहे नहीं सर, अगर हम हिंदुओं का पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि नहीं जो है वो और बुतों की भी हम पूजा कर सकते हैं, तो आप कहेंगे आपका ईमान चला गया। तो वो चीज़ है कि जिस पे अल्लाह का फैसला आ जाए उस पर आप सवाल नहीं कर सकते।